कंप्यूटर की जनरेशन आखिर होती कितनी है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कंप्यूटर जनरेशंस, है ना, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के क्रमिक विकास को निम्न 5 पीढ़ियों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक, है ना। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक चली है ना। इसके बाद दूसरा सेकंड जनरेशन आ गई है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, है ना। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े होते थे, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर ENIAC था, है ना। पहली पीढ़ी के निम्नलिखित कंप्यूटर अस्तित्व में आए, है ना। नंबर 1 ENIAC, है ना। नंबर 2 EDGAC, नंबर 3 EDBAC, नंबर 4 लियो, नंबर 5 ENIAC फर्स्ट, नंबर 6 IBM 701 एंड IBM 650। नंबर 1 है ENIAC, है ना। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे 1946 में J.P. इकर्ट तथा J.W. मुचली ने अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में बनाया था। यह कंप्यूटर अपने पहले के कंप्यूटरों से बहुत तेज था। यह 5000 जोड़ या 350 गुणा की क्रिया 1 सेकंड में पूर्ण कर सकता था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैपेसिटर तथा 60,000 स्विचों का प्रयोग किया गया था। यह 2 कार के बराबर जगह में बनता था, है ना। यह जगह 2 कारों के गैराज के बराबर जगह घेरता था एवं इसे 150 kW बिजली की आवश्यकता होती थी। 150 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इसका वजन 27 टन था, है ना। इसे पानी से ठंडा करने की आवश्यकता होती थी। इसमें कोई मेमोरी सिस्टम नहीं था, ना। नंबर 2 EDGAC। EDGAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह कंप्यूटर MBWAX के द्वारा 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया था, है ना। नंबर 3 है EDBAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। यह 1950 में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नंबर 4 है लियो, है ना, लाइनस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे 1951 में MBWAX ने बनाया था, है ना। ये भी MBWAX ने बनाया था, है ना। नंबर 5 UNIVAC फर्स्ट, है ना, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर। UNIVAC फर्स्ट, है ना। UNIV, है ना। यह एक UNIVAC है ना, और इसे अकाउंटिंग से कंप्यूटर, है ना। ये पहला कंप्यूटर था UNIVAC फर्स्ट, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर। यह 1951 में इकर्ट एंड मुचली ने बनाया था। इकर्ट एंड मुचली। नंबर 6 है IBM 701 एवं IBM 650। यह 1953 एवं 1954 में कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, के द्वारा बनाया गया था। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, है ना, बिल गेट्स जिसके संस्थापक हैं। IBM 650 पहला मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर था जिसे बृहद स्तर पर बनाया गया था, जिसे बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया था। अब प्रथम पीढ़ी की कमियां, है ना, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना। इनका आकार बहुत बड़ा होता था, है ना। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था। उनका मुख्य पुर्जा वैक्यूम ट्यूब था, है ना। वैक्यूम ट्यूब था ना। उनमें प्रोग्रामिंग क्षमता सीमित थी, है ना।
अधिक बिजली की आवश्यकता होती थी, है ना, अधिक पावर की आवश्यकता होती थी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन था, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे, है ना। नंबर 6, रख रखाव व मरम्मत में परेशानी होती थी, है ना। मुख्य संग्रहण पुर्जा मैग्नेटिक ड्रम था। अधिक मात्रा में ऊष्मा के निष्पादन के कारण एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। नंबर 9, व्यावसायिक उत्पादन कठिन एवं महंगा था, है ना। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 तक चला, है ना। सेकंड जनरेशन जो दूसरा कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन का 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बॉर्डिन, वॉल्टर एच ब्रिटेन एवं विलियम शॉकले ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, है ना। उसमें पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, है ना। सेकंड जनरेशन में क्या, ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे, है ना। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी अस्तित्व में आई। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, है ना, जो आकार में छोटा होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय था, है ना, अधिक विश्वसनीय पुर्जा था टेक्निकल। इनको कम बिजली की आवश्यकता थी एवं ये कम ऊष्मा की खपत करते थे। गति में तेज, आकार में छोटे एवं अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद अभी भी ये महंगे थे एवं इन्हें खरीदने की क्षमता केवल बड़ी बड़ी संस्थाएं ही रखती थीं, जैसे एग्जाम्पल IBM 6020 एंड IBM 4001, यूनिवैक 1108 एंड CDC 1604 एंड CDC 3600, है ना। द्वितीय पीढ़ी की हानि, है ना। एडवांस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, है ना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ एवं हानि, है ना। तो सबसे पहले लाभ, अब जो पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे होते थे, ना, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में बहुत छोटे होते थे, है ना। उनकी तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे, उनकी तुलना में कम ऊष्मा की खपत करते थे, है ना। इन्होंने गणना के समय को मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड तक कर दिया था, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते थे, है ना। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे बेसिक, फोर्ट्रॉन, एल्गोल आदि प्रयोग में ली गई। संग्रहण पुर्जे के रूप में मैग्नेटिक कोर, मेमोरी टेप एवं डिस्क आदि को काम में लिया गया, ना। अब इसकी हानियाँ, ना, डिसएडवांटेज क्या थे, है ना। वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी, है ना। व्यावसायिक उत्पादन कठिन एवं महंगा था। बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती थी, है ना। अब आई तृतीय पीढ़ियाँ, है ना। तो सेकंड जनरेशन का सुधार थर्ड जनरेशन में हुआ, है ना। तो अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ और कब से कब तक चली, तो थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक चली, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी की तरक्की के साथ साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तकनीक का आविष्कार हुआ, है ना। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का आविष्कार हुआ। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बहुत छोटी सिलिकॉन की सतह पर, जिसे चिप के नाम से जाना जाता है, एकीकृत किया गया, है ना। एकीकृत किया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, है ना, सिलिकॉन चिप पर लगाया गया, है ना। इस नई तकनीक को एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट IC कहते हैं, ना। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार IC थी, है ना। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार ही इंटीग्रेटेड सर्किट थी। IC का आविष्कार 1958 में जैक केल्वी ने किया था, ना। एग्जाम्पल ICL 2903, है ना। CDC 1700, है ना। PDP 11/45, है ना।
तृतीय पीढ़ी के लाभ एवं हानियाँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, है ना। तो पहले हम लाभ पढ़ते हैं ना, एडवांटेज। प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में आकार में छोटे होते थे, है ना। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटे होते थे, है ना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक विश्वसनीय थे, है ना। जैसे कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में अधिक विश्वसनीय थे, तो पहली पीढ़ी तो फिर भी बहुत पहले हुई थी, है ना। मीन्स दोनों से थे, है ना, दोनों से अधिक विश्वसनीय थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों से कम ऊष्मा की खपत करते थे। द्वितीय पीढ़ी के प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से कम ऊष्मा की खपत करते थे। गणना का समय माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड हो गया था, है ना। नंबर 5, मरम्मत के खर्च में कमी, क्योंकि हार्डवेयर के विफल होने की संभावनाओं में कमी हो गई थी। नंबर 6, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ था, है ना। नंबर 7, व्यावसायिक उत्पादन आसान एवं सस्ता हुआ। मुख्य संग्रहण पुर्जे के रूप में डिस्क, टेप आदि को प्रयोग में लिया गया, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग, अर्थात एक कंप्यूटर पर एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाना तथा एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर द्वारा चलाना भी संभव हो गया था, है ना। PL/1 फोर्ट्रॉन, IB, कोबोल 68 आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं का आविष्कार हुआ। थर्ड पीढ़ी की हानियाँ, डिसएडवांटेज, है ना, क्या है। कई स्थितियों में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता रहती थी ना। अब एक ही हानि बची है ना, एक ही एडवांटेज बचा, तो वो क्या है, कई स्थितियों में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता रहती थी ना। अब फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चली, है ना। तो इसको जान लेते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय सन 1971 से 1980 तक माना जाता है। आज भी इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है ना। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग होने लगा, है ना। इनमें केवल क्या था, इनमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता था, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था, है ना। यह कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। वास्तव में यह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थी, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है VLSI, है ना। यदि कोई पूछे कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है ना, तो बता देना कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनमें एक माइक्रो चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को जमा कर दिया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है ना। अब चतुर्थ पीढ़ी के लाभ एवं हानियाँ, है ना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। तो पहले एडवांटेज, लाभ, है ना। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे, इनमें बिजली की खपत बहुत कम होती थी, ये सामान्य तापमान पर भी कार्य कर सकते थे, है ना, या कर सकते हैं, अभी भी चल रहे हैं, है ना। बहुत कम ऊष्मा की खपत करते हैं, मूल्य कम होने के कारण छोटे दुकानदार भी इन्हें खरीद सकते हैं। इन पर कार्य करना सरल एवं कम खर्चीला होता है। अधिकांश स्थितियों में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं होती है ना। नंबर 8, संग्रहण पुर्जा स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क 10 MB क्षमता की मुख्य मेमोरी का प्रयोग किया गया। अब इसकी डिसएडवांटेज, हानियाँ क्या हैं कि VLSI, है ना, चिप, वही चिप कौन सी, VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। VLSI चिप बनाने के लिए अत्यधिक परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता होती थी, है ना। अब इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन, है ना,
पंचम पीढ़ी है ना, पंचम पीढ़ी 5th जनरेशन 1980 से अब तक है ना। 5th जनरेशन 1980 टू टिल डेट है ना। तो चलिए दोस्तों इसको जान लेते हैं। सन 1980 के बाद के समय में ऐसे कंप्यूटरों के निर्माण का प्रयास चल रहा है जिनमें कंप्यूटिंग की ऊंची क्षमताओं के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने तथा सोचने का भी सामर्थ्य हो। जापान के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के विकास की अपनी योजना का नाम KIPS रखा है ना। KIPS का फुल फॉर्म है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना। तो पूछे KIPS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यह माना गया है कि इन कंप्यूटरों में 10 अरब तार्किक अनुदेश मीन्स लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है ना प्रति सेकंड होनी चाहिए। 10 अरब तार्किक अनुदेश प्रति सेकंड होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 50 पैसे के सिक्के के बराबर चिप बना ली है ना। 50 पैसे का जो सिक्का होता है ना, जो 58 उसके बराबर उन्होंने चिप बना ली है। इसमें 40 लाख पुस्तकों के बराबर जानकारी संग्रहित की जा सकती है। 40 लाख बुकों के बराबर जानकारी स्टोर की जा सकती है ना। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसे होंगे है ना। जैसे कि हम जैसे सोचते हैं, हम जो भी करते हैं वो सब है ना। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसे होंगे। जैसे कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारी करने का क्षमता इस टाइप से मानव मस्तिष्क जैसे होंगे। हालांकि अभी तक ऐसे कंप्यूटर बनाने में सफलता नहीं मिली है, परंतु कुछ ऐसे कंप्यूटर अस्तित्व में आ गए हैं जिनमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में अति उच्च क्षमताएं हैं। इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है ना। ये एक साथ सैकड़ों कंप्यूटर के बराबर कार्य अकेले ही कर सकते हैं है ना, या अकेले ही कर लेते हैं ना। इनकी मुख्य विशेषता समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग है, जो एक प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है। भारत में परम और अनुराग नामक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं जिनका विदेशों को भी निर्यात किया गया है ना। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है ना। मेन कैरेक्टर्स ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर 1, मुख्य स्विचिंग पुर्जा, मेन स्विचिंग डिवाइस, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ICS 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर आदि है ना। नंबर 2, संग्रहण पुर्जा, स्टोरेज डिवाइस, 128 MB क्षमता की मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, बबल मेमोरी व ऑप्टिकल मेमोरी, CD DVD आदि है ना। नंबर 3, सॉफ्टवेयर, विंडोज़ 95 अपॉन या 98 या XP, विजुअल बेसिक, विजुअल C++ या जावा आदि है ना। नंबर 4, प्रयोग क्षेत्र, समानांतर प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क, मौसम भविष्यवाणी, सेना में CAD आदि में है ना। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है ना। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए 4 शॉर्ट फॉर्म देता हूँ मैं, इनका आपको फुल फॉर्म बताना है ना। नंबर 1 PCO, नंबर 2 OMR, नंबर 3 OCR, नंबर 5 MICR है ना, नंबर 4 MICR, नंबर 5 VDU है ना। इनके आपको फुल फॉर्म बताना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।